हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रीवियस मैंने जो वीडियो डाला था वो डेवलपमेंट बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बात की थी। हमने कुछ थ्योरीज देखी थी कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, किसका क्या क्या मत था। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे युग्मक जनन कि युग्मक कितने होते हैं। मेनली हम आज स्पर्मेटोजेनेसिस की यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, जो टॉपिक है ये क्लास सेकंड है डेवलपमेंट बायोलॉजी की। फर्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं, आप अच्छे से उसके नोट्स बना सकते हैं। बात करें गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक जनन। ठीक है, देखो अब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन से नहीं होगा, आपको हर एक टर्म्स को खुद को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रही है। जैसे मैंने कहा गैमीटो और जेनेसिस, तो गैमीट मतलब गैमीट है कि जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होती है, मेल के अंदर होते हैं स्पर्म और फीमेल के अंदर होता है एग, तो वो है गैमीट। और जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। ठीक है, तो गैमीट के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। ठीक है, तो बायोलॉजी में जहाँ पर भी जेनेसिस वर्ड आ जाए आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेशन की बात कर रहा है, किसी चीज़ के बनने की बात कर रहा है। ठीक है, तो गैमीट के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। बात करें मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है एग। और ध्यान रखना इस पूरे हमेशा ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें हमेशा दिमाग में रखना कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट का जो लॉ है वो मेंडल ने दिया था, और ये यूनिवर्सल लॉ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई अपवाद नहीं है कि गैमीट हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखो। हैप्लॉइड इन द सेंस जैसे हमारी एक सामान्य कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं उससे हमेशा आधे गुणसूत्र ही आपके युग्मक के अंदर होंगे, ताकि आगे जो नई संतति बनती है इन दोनों का जब क्या हो फ्यूजन हो तो नया जो आपके जाइगोट बने वो दोबारा से डिप्लॉयड हो सके। नेचर ने ये अच्छी से अव्यवस्था अपनी कर रखी है ताकि एक वो जो है 2n वाली कंडीशन है वो लगातार बनी रहे। तो नेचर में हमेशा जो गैमीट है वो हैप्लॉइड है। ये बात की थी मेंडल ने, उन्होंने अपने द्वितीय नियम में इसको समझाया था, जो कि है प्योरिटी ऑफ गैमीट का नियम। ठीक है, बात करें मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हिंदी में बात करूं तो ये शुक्राणु, और एग की बात करूं तो अंडाणु। इतना आप लोगों को पता है। एग के बनने की क्रिया को बोलेंगे oogenesis। तो ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। बात करते हैं आज की क्लास में मेन अपना डिस्कशन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में ऐसे नहीं कि इसको स्क्रॉल कर करके आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करोगे। वैसे आपने फर्स्ट जो क्लास है उसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, सबने कमेंट में बताया कि किस तरीके की क्लास लगी। इसमें भी आप सब बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा। पहली बात तो मेन जो ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी गोनेड्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं किसी मेल के अंदर तो वो होते हैं टेस्टिस, वर्षण। ठीक है, तो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा स्पर्म का जो बनना है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। हम सीधा भी बोल सकते थे कि स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया कि ये आपने डायग्राम देख रखा होगा। ये टेस्टिस का डायग्राम होता है जिसमें ये यहाँ बंडल्स होते हैं, बीच में आपके क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन का क्या करते हैं? सीक्रेशन। तो इस टेस्टिस की ऊपर वाली जो ये लेयरिंग है ना, इसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसे? जर्मिनल एपिथेलियम। साइड में आपको इसका इमेज शो हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये जो सेल है इन्हीं में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? आपके स्पर्म बनके तैयार होता है। और आपको पता है कि हमारी ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स तो कैसी होगी? 2n। और हमारा जो स्पर्म बनेगा वो क्या होगा? जो स्पर्म बनेगा इस प्रक्रिया में वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो मियोसिस तो होना ही है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही होते हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ मियोसिस ही होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों यहाँ पर होंगे और क्या बन जाएगा? आपके स्पर्म बन जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को हमने 2 चरणों में बांटा है। ठीक है, पहला जो चरण है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस।
नाम याद रखना, पूछा जाता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। और दूसरा जो चरण होता है उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, मैं बात करूं जो स्पर्मेटिड का जो बनना है उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोसिस, और इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो बनना है वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पे एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस कायंत्रण का काम हो रहा है। ठीक है, स्पर्मेटिड जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, हैवी होता है, जो कि स्विम नहीं कर सकता। इस नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल जो स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर है, इससे ये आपके इस तरीके से ये जो स्पर्म बनता है, इसकी जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होगा और स्पर्म क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की दो प्रक्रिया में हमने बांटा है, पहला है स्पर्मेटोसाइटोसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटिड बनेंगे और यहाँ पर स्पर्मेटिड किस में बदल जाएगा, स्पर्म में। कुछ यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो चरण है वो है स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसका मतलब है कि स्पर्मेटिड्स का बनना। इस स्पर्मेटोसाइटोसिस को हमने 3 प्रावस्थाओं में बांटा है। पहली जो प्रावस्था है वो है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, इसको आपको पूरा अच्छे से समझ लेना है। क्या है, ज़्यादा थ्योरी लिखने से नहीं है, आपको ज़्यादा इस तरीके से पढ़ने पे फोकस करना है ताकि आपका कम समय में रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो। अब इसी चीज़ को अगर आप पूरा लिख दोगे ना, लिख के आप करोगे तो वो लाइनें ही पढ़ते चले जाओगे आप। ठीक है, आपको नोट्स भी वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसके मेरे पास पूरे नोट्स पड़े हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या है, स्पर्मेटिड का बनना। और इस प्रक्रिया के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों के अंदर हमने बांटा है। पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। नाम से ही पता चल रहा है गुणन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पर नंबर बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। सेकंड फेज होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी यहाँ पर एक तरीके से। और लास्ट है मैचुरेशन फेज, जहाँ पर परिपक्वन की अवस्था होगी। ठीक है, होता क्या है वो पूरा इस डायग्राम के अंदर है और इस डायग्राम से क्वेश्चंस भी आते हैं और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम जो है वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको समझा देगा। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले जो टेस्टिस है, वर्षण है, उसकी जननिक उपकला की कोशिकाएं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल, जननी कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या होता है, माइटोटिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, इस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसलिए इस अवस्था को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, ऐसे मान के चलो एक सेल है वो डिवाइड करी, उसमें माइटोसिस हुआ, 1 से 2 बनी, 2 से कितनी बनी, 4। ये जो 4 सेल बनी उनमें से ये 3 है वो डीजनरेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और इन चारों में से कोई एक सेल कहाँ पर एंटर करती है, ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो आपका गुणन प्रावस्था में सीधी सी आपको क्या बोलना है कि गुणन प्रावस्था के दौरान टेस्टिस की जननिक उपकला की प्राइमरी जर्म सेल्स में लगातार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल बन जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये नाम याद रखना, ये नाम भी पूछे जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि इस फेज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ही बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रवेश करती है, ग्रोथ फेज के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, स्पर्मेटो, ये पूरा ही मान लो, एक मिनट, ये जो पूरा है वो क्या है, गुणन प्रावस्था। और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया इनको हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो सेल आपके वृद्धि स्टेज में गई, वृद्धि प्रावस्था के अंदर गई, तो अब दूसरी स्टेज स्टार्ट हो गई, ग्रोथ फेज।
ग्रोथ फेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सेल देखो जो इतनी सी थी वो अपने परिमाण में क्या हो गई, अपने साइज में दुगने आकार की हो गई। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वृद्धि का काम होगा, जो एसेंशियल चीज़ें इसको चाहिए वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एक तरीके से। कुछ कुछ में तो बहुत बड़ा साइज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आपको ये ध्यान में रखना है। जब इस स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ फेज में जाने के बाद में साइज बड़ा हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो कैसी है देखो अभी तक 2n, क्योंकि अभी तक जो भी डिवीजन हुए वो माइटोसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर या ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रोथ फेज में किसी तरीके का कोई भी डिवीजन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके परिमाण में वृद्धि होती है, यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन सिर्फ हुआ ऊपर माइटोसिस, फिर आ गई ग्रोथ फेज, साइज क्या हो गया, डबल। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बन गई थी, स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया साइज जब बड़ी हो गई तो क्या कहलाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जाएगी मैच्योरेशन फेज में, परिपक्वन प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था में जाएगी, परिपक्वन प्रावस्था में। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब परिपक्वन प्रावस्था में जाएगी तो इस परिपक्वन में यहाँ पर होगा मियोसिस डिवीजन। ये ध्यान रखना है, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और आप सबको पता है अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। ये सब ने पढ़ रखा है सेल साइकिल वाले चैप्टर में। आपने ये भी पढ़ रखा है जो मियोसिस है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस जो फर्स्ट होती है वो रिडक्टिव टाइप की होती है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या वो क्या कर देती है, आधी। ठीक है, और जो मियोसिस सेकंड है वो कुछ कुछ हद तक सिर्फ माइटोसिस की जैसी ही होती है और वहां पर नंबर नहीं बदलता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लिया ये सेल है, इसमें मियोसिस होगा, तो अगर इसमें ये यहाँ पर क्रोमोसोम 46 है तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसके दौरान जो 2 सेल बनेगी उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। मतलब ये रिडक्टिव है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, कम। और फिर जब आपके मियोसिस सेकंड वाला होगा तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 23 ही रहेगी। ऐसे नहीं 23 से भी आधी हो जाएगी, 23 ही रहेगी। तो ये होगा मियोसिस सेकंड, जो कि होता है माइटोटिक का जैसा ही होता है, इक्वेशनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 2 चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो 2 सेल बनती है जो कि हैप्लॉइड बनती है। कैसी बनती है, हैप्लॉइड। इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखना है, ग्रोथ फेज में हमने क्या बोला था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और मैच्योरेशन फेज में हम क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें दोबारा से मियोसिस सेकंड होगा और 4 सेल बनके तैयार हो जाएंगी जिन्हें हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे इसे, स्पर्मेटिड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो है ये क्या कहलाया, आपके स्पर्मेटोसाइटोसिस। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया किसमें गया, वृद्धि प्रावस्था में गया। क्या बन गया, साइज डबल हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी फेज में गया, मैच्योरेशन फेज में। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट से जो 2 सेल बनेंगी उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उन 2 सेल में डिवीजन से जो आगे 4 सेल बनेंगी M2 से, मियोसिस 2 से, उन्हें हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। ठीक है, तो एक प्राइमरी जर्म सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पर्मेटिड के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोसाइटोसिस। आ गई बात समझ में। ये जो स्पर्मेटोड बनी, मतलब आप देख रहे हो एक सेल से कितनी बन रही है, 4। एक सेल से कितनी बन रही है, 4। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन देखो इस तरीके के पूछे जाएंगे, मैं साइड में यहाँ पे बताती हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 हैं, तो आप बताइए इससे कितने स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो आपको बताए 100 अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 1 से कितने बन रहे हैं, 4। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 1:4 चलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने स्पर्मेटिड मिलेंगे, 400, और वो स्पर्मेटिड आगे जाके किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्म में। ये देखो ये वाली चीज, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, जो आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो 100 से कितने बन गई, 400।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 25 है तो बताओ स्पर्म कितने बनेंगे, तो 25 का क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बन गए 100। या फिर उल्टा बोल दिए कि 100 स्पर्म बन रहे हैं तो बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनेगी, सीधा से बात है 4 से डिवाइड कर दो, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कई बार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी से 1 से कितने बन रहे हैं 4, लेकिन सेकेंडरी में 1 से कितने बन रहे हैं 2, ध्यान रखना सेकेंडरी से 1 से कितने बन रहे हैं 2। आपसे बोला जाए कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइड है वो 25 है तो बताओ स्पर्म कितने बनेंगे, 25 से कितने बनेंगे। एक स्पर्मेटोसाइड की तो बात करी ना, तो आपको बताना है 25 से कितने बन गए, 1:2 का बता देना, 50 आपके बन गए। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको क्या दे रखा है उसने अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड दे रखा है सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड दे रखा है तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके के क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। और फिर जब ये स्पर्मेटिड है जो कि नॉन मोटाइल है, जो कि गति नहीं कर सकते, गतिहीन है, वो कुछ सामान्य इनके अंदर परिवर्तन होंगे, कुछ चीज़ें कम होंगी, कुछ विशेष चीज़ें बनेंगी जो कि आगे फर्टिलाइजेशन में काम आएंगी, उनसे आपके स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वाला पूरा क्लियर होगा, इसमें सब चीज़ें ध्यान रखनी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसको बोलते हैं, इनके हैप्लॉइड डिप्लॉइड इनका पता होना चाहिए। कितनी आपके प्रावस्थाएं होती है, 3 होती है, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पर्मियोजेनेसिस। हमने स्पर्मेटिड का बनना देख लिया, फर्स्ट स्पर्मेटोसाइटोसिस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हम स्पर्मेटियोलाइसिस भी कहते हैं। ये एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस का जैसा ही आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे जिससे कि स्पर्मेटिड किसमें बदल जाएगा, स्पर्म में बदल जाएगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नाम याद रखना, ठीक है। स्पर्मेटिड जो होता है वो राउंड होता है, नॉन मोटाइल होता है, पूंछ नहीं होती, उसमें टेल नहीं होती, टेल लेस होता है भाई, इसलिए तो नहीं चल पा रहा। तो गोल है, अचल है, पूंछ विहीन है। जबकि जो स्पर्म होता है वो तर्कुकार है, चल है और पूंछ युक्त है, ठीक है। स्पिंडल शेप होगा, सबको पता है, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको शेप देखने को मिलती है, और ये कैसा है आपके राउंड शेप है, ठीक है। लेकिन दोनों हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये टेल लेस है, ये विद टेल है, यहाँ पे टेल प्रेजेंट है, ठीक है। इस दौरान अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा अपना आईक्यू लगा लेना है। मेन चीज क्या है कि जो स्पर्मेटिड है उससे स्पर्म बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि एक तो वो हो जाए मोटाइल और दूसरा उसका वजन कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्पर्म मोटाइल है जो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे और बहुत सारे स्पर्म होते हैं जो कि वहाँ पे स्विम करते हुए वहाँ पर उस एग तक पहुँचते हैं। ये आपके फिनोमिना होता है, नेचर ने इस तरीके का फंडा वहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो अब जो स्पर्म को क्या करना है, स्विम करना है या आपके मोटाइल है, मूव करना है। मूव करने के लिए बेसिक सी बात है कि उसका वजन होना चाहिए कम। क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए कम। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो भी चेंजेस होंगे वो इस तरीके से होंगे कि उसका वजन क्या हो जाए, कम हो जाए, वजन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो क्या क्या होगा देखो आप, इस दौरान क्या होगा, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में से जो भाई वाटर का यहाँ पे इतना कोई काम नहीं होगा और वाटर की वजह से वजन बढ़ रहा है, तो मेन जो साइटोप्लाज्म में जो वाटर होगा उसको बॉडी से क्या निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। कि स्पर्मेटिड अपने साइटोप्लाज्म से जो भी वाटर है मोस्टली उसको बाहर निकाल देगा, जिससे वेट कम हो जाएगा। दूसरा, केंद्रक में क्या परिवर्तन होंगे, केंद्रक में देखो वाटर और आरएनए और जो अनवांटेड मटेरियल है जिनका कोई काम नहीं है। आप बोलोगे मैडम आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है, तो केंद्रक में डीएनए का होना जरूरी है। आरएनए नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। तो वाटर और आरएनए को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और वहां पे जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ताकि उसका वजन क्या हो जाए, कम हो जाए, कंडेंस हो जाएगा, वजन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा और उसके आकार में परिवर्तन होगा। आकार में परिवर्तन से क्या होगा, ताकि वो फर्टिलाइजेशन के दौरान अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट क्या होगा, एक्रोसोम का निर्माण होगा, ठीक है। केंद्रक के आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे, जो कि एग को पिनेट्रेट करने का काम करते हैं, अंडाणु के भेदन का कार्य वो करता है,
ठीक है। तो ये कौन बनाता है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको नहीं समझा रही हूँ कि किस तरीके से क्या बनता है, वो इतनी थ्योरी आपकी नहीं आएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी काई करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एग को पेनिट्रेट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कि एग मेम्ब्रेन को गला देते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम होते हैं इस पर, एक तो होता है स्पर्मलाइसिन और दूसरा है हाइलोयूरोनिडेज। ठीक है, ये स्तनधारियों मैमल्स में पाया जाता है। तो ये दोनों एंजाइम के नाम आपको याद रखना है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे गोल्जी काई का वो भाग जो कि एक्रोसोम बनाता है उसे हम बोलते हैं एक्रोब्लास्ट। ठीक है, पानी वानी जो बाहर निकल जाता है गोल्जी काई से वो है गोल्जी रेस्ट। इस तरीके से ये बात याद रखनी है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है वो है परफोटोरियम, ये मैंने लिखा हुआ है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है उसे हम क्या बोलते हैं, परफोटोरियम। एक्रोसोम और उसके ऊपर जो दोहरी झिल्ली है उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं गैलिया कैपिटिस। ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं, तो ये आप देख लेना, लिख लेना, अच्छे से इसको रख लेना। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में टाइम कितना लगता है, 74 डेज का, और स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 24 आवर्स का। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके लिए कौन से विटामिन आपको चाहिए होंगे, तो विटामिन है विटामिन ए और ई है, वो इसके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ भाई, जो भी आपके साइटोप्लाज्म में वाटर था कंटेंट, उसको मोस्टली बाहर निकाल दिया गया ताकि वेट कम हो जाए। केंद्रक में से भी आरएनए वाटर इनको बाहर निकाल दिया गया, केंद्रक में चेंज कर दिया गया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर एक्रोसोम बनेगा जो कि गोल्जी काई बनाएगा ताकि एग पेनिट्रेशन हो सके। एक्रोसोम ही क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसमें स्पर्म, उसमें क्या है, एग को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम है, जैसे कि स्पर्मलाइसिन और हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम वहाँ पर है। ठीक है, टाइम कितना, लाइफ स्पान कितना है, 24 आवर्स का। बनने में कितना, स्पर्मेटोजेनेसिस में टाइम कितना लगता है, 74 डेज का। विटामिन कौन कौन से, ए और ई की यहाँ पे जरूरत होगी। नेक्स्ट होगा सेंट्रियोल में परिवर्तन, क्योंकि आगे एग को सेंट्रियोल ये दिए जाते हैं, और ताकि फिर आगे उसके अंदर जो क्लीवेज के दौरान जो क्लीवेज वगैरह होता है ना जाइगोट बनने के बाद में, ताकि सेल्स बने उसके अंदर, तो वो सारे इन सेंट्रियोल से होते हैं। तो स्पर्म में दो तरीके के सेंट्रियोल होते हैं, पहला होता है प्रॉक्सिमल, दूसरा होता है डिस्टल। ठीक है, जो पास में प्रेजेंट है वो प्रॉक्सिमल, और उसके जस्ट पीछे जो उपस्थित है गड्ढे में वो कौन सा है, डिस्टल। प्रॉक्सिमल होता है न्यूक्लियस के पश्च गर्त में, और इसका काम होता है क्लीवेज को इंड्यूस करवाना। ये विदलन को आरंभ करता है, और जब इसको आगे दे दिया जाता है, एग को दे दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल इससे जस्ट नीचे होगा, और इसका काम होगा फ्लैजिला बनाना। फ्लैजिला इससे बनेगी, और इस फ्लैजिला से आगे जाके क्या बनेगा, अक्षय तंतु, जो कि टेल का निर्माण करेगा। क्या बनेगा, टेल का निर्माण। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का काम क्लीवेज करवाना, और डिस्टल का काम क्या है, फ्लैजिला का उद्भवन करना। माइटोकॉन्ड्रिया, अब भाई मोटाइल है तो मूव कर रहा है, एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा। सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक्सियल फिलामेंट है ना, स्पर्म का भी डायग्राम आप देखोगे, उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और एक रिंग का निर्माण कर लेते हैं। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, निबेन कण। क्या बोलते हैं, निबेन कण। आपको ये ध्यान में रखना है, निबेन कण हम उसको बोलते हैं। फिर लास्ट में टेल बनती है। टेल किससे बनती है, फ्लैजिला से बनती है, जिसमें एक्सियल फिलामेंट हम पढ़ेंगे। आगे हम स्पर्म की जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको इसका पार्ट 1 स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की, टाइप की, इनकी बात करेंगे और oogenesis की हम बात करेंगे। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।